Are you struggling to understand the mechanical properties of solids in your physics class? Look no further than the Ignited Minds Tutorials video series upload. Our expert educators dive into the intricacies of topics like elasticity, stress, strain, and more, providing clear explanations and helpful examples. Whether you're studying for your physics boards, IITG, NET, CET, Maharashtra State Board, or CBSE exams, our videos can help you grasp the concepts you need to succeed. With engaging visuals and easy-to-follow explanations, our tutorials make learning about the mechanical properties of solids both informative and enjoyable. From Hooke's law to Young's modulus, we cover everything you need to know in a way that makes sense. Plus, our videos are conveniently accessible anytime, anywhere, so you can study at your own pace and review as needed. Don't let the complexities of physics hold you back. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to mastering the mechanical properties of solids. Watch our videos today and take the first step toward a better understanding of physics. Okay, बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे इन फिजिक्स और इस चैप्टर का नाम है भाई साहब क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं. एक होते हैं इलास्टिक सॉलिड्स और एक होते हैं आपके प्लास्टिक सॉलिड्स. इलास्टिक सॉलिड्स मतलब ये ऐसे स्ट्रेच. देखो अभी इस चीज को समझो. ठीक है, जैसे आप एक बिल्डिंग में हैं, ये एक बिल्डिंग है. अभी बिल्डिंग में एक के बाद एक फ्लोर्स है. इन फ्लोर्स में यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ये है ना, आपका ये फ्लोर है, एक के बाद एक फ्लोर है, एक के बाद एक फ्लोर है. इन फ्लोर में है क्या, क्या है, किस चीज से बना हुआ है ये. इसके भाई साहब इसके ऊपर तो भाई साहब एक पूरा स्कूल है, नाच रहा है भाई साहब, तो गिर नहीं रहे. क्यों, हम मार्च पास कर रहे हैं, नाच रहे हैं. अब कभी भी जाओ तुम वहां पे ऐसे चालू रहता है उनका. ठीक है, हाँ, तो व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, व्हाई इज इट दैट इट इज नॉट फॉलिंग ऑन योर हेड. ऐसा क्या है कि भाई ऊपर का चीज नीचे नहीं आ रहा है. ऐसा अभी आप, ये तो 4 माले की बिल्डिंग है, मैं आपको 13-15 माले की बिल्डिंग या 100 माले की बिल्डिंग. ठीक है, ऐसा क्या है यहां पे कि भाई साहब ये ऊपर का चीज नीचे नहीं आ रहा है. ठीक है, या आप समझ लीजिए ब्रिज है, ब्रिजेस जो होते हैं. ठीक है, ये आपका एक ब्रिज है, उसके ऊपर से भाई साहब बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े गाड़ियां जा रही हैं, रेलवेज जा रहे हैं. ठीक है, तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है. व्हाई इज इट दैट इट इज अप देयर विदाउट एनी डैमेज. ऐसा क्या है. नहीं, स्ट्रॉन्ग है बोले तो क्या, देखो है तो ये भी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इसके ऊपर एक हाथी को चढ़ा दो, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग नहीं, टूट जाएगा ये. ठीक है, इट विल ब्रेक. ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो तभी हो पाएगा जब उसमें इलास्टिसिटी हो. ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब क्या है, लोहा जो होता है इसकी इलास्टिसिटी इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा ये स्ट्रेच होता है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन लोहा जब उसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो ये थोड़ा सा बेंड होगा. दिस इज गोइंग टू स्ट्रेच. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेचिंग पावर. ठीक है, ये स्ट्रेच हो रहा है इसीलिए आप इसको यूज कर पा रहे हैं. अगर ये स्ट्रेच नहीं होता तो इसकी तरह हालत होती, ये टूट जाता. ठीक है, तो जितना आपके किसी लोहे का स्ट्रेचिंग पावर या किसी भी सॉलिड का स्ट्रेचिंग पावर होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड होने की प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी ये एक्सटेंड होना, देखो दो चीजें हैं. कोई भारी चीज रखनी तो एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होने के बाद ये फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका फॉर्म, फिर वेट के हिसाब से आपका डी फॉर्म, फिर बैक टू फॉर्म, ऐसा ये होता है. इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी. दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी. सो देयर इज अ सब्सटेंस, देयर इज अ सॉलिड व्हिच हैज अ फॉर्म, you put some mass on it, you put some force on it, it gets deformed. Again, when you release that force, it changes its form back. ठीक है, this is called elasticity. इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, और ये जिस चीज में जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, ओके. सो अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, ओके. सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर. सो बहुत बड़े पैमाने पे हम एनर्जी और मैटर की पढ़ाई फिजिक्स में करते हैं. ठीक है, ओके. नाउ एनर्जी एंड मैटर, देयर इज, व्हाट इज एनर्जी बेसिकली. ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज की जो कैपेसिटी होती है काम करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क. एंड व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग इन यूनिवर्स which has mass and occupies space is called matter. ठीक है, okay. We have studied the chapters related to energy. Let us start with the topic related to matter. ठीक है,
अभी स्टेट्स ऑफ मैटर भाई साहब आपके क्या चाहेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हालांकि और भी दो स्टेट्स हैं, क्या क्या है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है, जिसको हम बीईसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, बट यहां पे हम मोटे मोटे तौर पे सॉलिड, लिक्विड और मसाला वसाल जला के क्या कर रहे हैं, बाप रे बाप। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस है भाई साहब, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। ओके, देन देयर इज ऑब्वियसली प्लाज्मा, देन देयर इज, ओके, सो व्हाट इज अ सॉलिड बच्चा पार्टी? Solid is a state of matter in which its constituent atoms or molecules are held strongly at the position of minimum potential energy and has a definite shape and volume. तो भाई साहब यहाँ पे आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं, they are held by very strong forces of attraction. इनमें भाई साहब बहुत strong forces of attraction होता है, ठीक है, और minimum potential energy, ठीक है। minimum potential energy मतलब क्या होता है? What do you mean by minimum potential energy? देखो, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ये हेल्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, ये तो समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, IMFOA, सबसे ज्यादा किस में होता है भाई साहब? आपका सॉलिड्स में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ओके, एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? चलो चलो बच्चा पार्टी, ये थर्ड वाला स्विच देखिए क्या है, संजय भाई, थर्ड वाला स्विच, हाँ। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी से। केमिस्ट्री का एक सिद्धांत मैंने आपको बोला था, क्या कि भाई साहब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिस भी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस सिस्टम की एनर्जी कम होगी, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सॉलिड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी भाई साहब? इसकी, ठीक है। तो दैट इज हाउ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये तो आप जानते ही हैं कि हर सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है। ओके, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या भाई साहब? ईदर द स्टेट ऑफ द बॉडी चेंजेस, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट बिकम स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में है तो हो सकता है स्टॉप आ जाए, अगर वो भाई साहब मोशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये तो इनर्शिया की बातें हो गई, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या है भाई साहब? तो आपने फोर्स अप्लाई किया, इट कम्स इनटू मोशन, ठीक है। नाउ और द शेप और साइज चेंजेस, ठीक है। तो फोर्स का दूसरा भाई साहब क्या परिणाम हो सकता है? कि उस बॉडी का खुद का शेप और साइज चेंज हो जाए, ठीक है। बॉडी का भाई साहब आपका मोशन हो या बॉडी मोशन में था स्टॉप हो जाए या बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, दैट इज बेसिकली डेफिनेटली an impact of force, but however there is a high possibility that the shape of the body changes, ठीक है, बॉडी का शेप चेंज हो जाए किसी फोर्स से। ओके, सो इफ शेप और साइज चेंजेस देन दैट चेंज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? डिफॉर्मेशन। एक चौक का पीस है भाई साहब, उसको अगर आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो मसल दोगे तो चुरमुरा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे सॉलिड्स हैं जहां पे आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो पूरा चुरमुरा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है भाई साहब? इट शेप और साइज चेंजेस, डिफॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन अगर परमानेंट है, ठीक है, अगर बॉडी का डिफॉर्मेशन परमानेंट, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक चौक का पीस लूं, ठीक है, ले लीजिए भाई साहब चौक का पीस, दिख रहा है क्या? तो लेट्स से ये आपका एक चौक का पीस है, इसको भाई साहब टुकड़े करते 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 भाई साहब ये पूरा चुरमुरा हो जाएगा, है ना। क्या ये विल इट बी एबल टू रीगेन इट्स पोजीशन बैक? नो, ठीक है, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल बी एबल टू रीगेन देयर पोजीशन बैक, और जिनका ये पोटेंशियल होता है कि आफ्टर, देखो आपने एक फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिफॉर्म हो गया, जैसे आपने फोर्स को हटाया बॉडी वापस अपने फॉर्म में चला आया, इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। The capability of a body to come back to its original shape or structure when the deformation force is removed is known as elasticity. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ठीक है, जैसे ये आपका देखो, आपने भाई साहब इसको प्रेस किया तो ये ऐसा हो गया, जैसे आप इसको हटा देंगे फिर से वापस अपना पोजीशन वो रीगेन कर लेगा। तो इज दिस बॉडी एन इलास्टिक बॉडी? यस इट इज, ठीक है। ओके, इफ द शेप और साइज चेंजेस देन चेंज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अभी ये डिफॉर्मेशन आपका परमानेंट हो सकता है और डिफॉर्मेशन आपका टेम्पररी हो सकता है। अगर परमानेंट हो गया, जैसे ये चौक पीस भाई साहब,
इसको अपन ने मसल दिया, खत्म भाई साहब, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन आपका परमानेंट हो गया, लेकिन यहां पे ये टेम्पररी है। द मोमेंट यू रिमूव दैट फोर्स इट विल रीगेन इट्स शेप बैक, ठीक है। तो ये वाला आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर बॉडी के शेप और साइज को ये चेंज कर रहा है तो ही हम इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे समझ लो ये भाई साहब एक स्टूल है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया या पुल या पुश जो भी है, दिस इज नॉट अ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ये बॉडी को आगे पीछे कर रहा है, मूव करा रहा है, लेकिन ये बॉडी पे कोई डैमेज, इस बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ओनली इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो मैं इसको जितनी भी जोर से फोर्स मारूं, लेकिन अगर इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर शेप और साइज आपका ऑल्टर हो रहा है तो ही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओनली देन इट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मेशन, अब ये डिफॉर्मेशन क्या क्या चीजों पे हो सकता है? लेंथ चेंज हो सकता है, जैसे भाई साहब ये चौक का एक टुकड़ा था, इसको मसल दिया हमने भाई साहब, इसका लेंथ चेंज हो गया, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? बिल्कुल हो गया भाई साहब, वॉल्यूम में चेंज और शेप में चेंज, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स कैन बेसिकली हैपन इन डिफॉर्मेशन, ठीक है। और यही चीज हम यहां पे पढ़ेंगे कि जब हम डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, या शेप में या एरिया में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। यही चीज हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। एक इजी चैप्टर है, मैं आपको बोल रहा हूं, कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर से ये बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है। सो इट्स नॉट अ वेरी लेंथी चैप्टर, और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई सवाल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से बना, इट विल बी अ एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑल बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। तो बॉडीज भाई साहब क्या हो जाएंगी भाई साहब? एक हो गई रिजिड बॉडी और दूसरी हो गई नॉन रिजिड बॉडी। सो वन बॉडी इज अ टाइप ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड द अदर बॉडी इज अ टाइप ऑफ अ नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है। नॉन रिजिड बॉडी में आपका इलास्टिक और प्लास्टिक, ठीक है। तो बॉडीज आपकी जो है रिजिड या नॉन रिजिड, इसको लिख लीजिए भाई साहब, जस्ट राइट इट डाउन, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑल बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड एज रिजिड और नॉन रिजिड। तो नॉन रिजिड में क्या क्या आता है भाई साहब? आपका इलास्टिक भी आ सकता है और प्लास्टिक भी, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं? द बॉडीज विच आर एबल टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव आर नोन एज इलास्टिक बॉडीज। एंड द बॉडीज विच, ये प्लास्टिक मतलब ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं है भाई साहब, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विथ प्लास्टिक की चीजें से, ठीक है। प्लास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर नॉट एबल टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ठीक है। ओके, तो भाई साहब रिजिड बॉडीज में कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, रिजिड ठोस बॉडी है, ठीक है। इसमें कोई मतलब देखो, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रिजिड बॉडी हो गया, ओके। सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? जनरली मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज, बट इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड और बेंड, ठीक है। ऐसा हमारा मानना है कि बॉडीज रिजिड होती हैं, लेकिन कुछ हद तक हर एक बॉडी स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। देर इज फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट एवरी बॉडी, हर एक बॉडी में, ठीक है। थोड़ा सा आपका भाई साहब स्ट्रेचिंग होगा ही होगा, ठीक है। आपकी खुद की बॉडी में भी आपके जो बोन्स है, चलिए मसल्स तो स्ट्रेच होते हैं आपके, ठीक है। आपके जो मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं, आपके जो नर्व्स हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, लेकिन आपका बोन्स क्या वो स्ट्रेच होता है? हाँ, क्या बोन स्ट्रेच होगा? होना चाहिए, वरना आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बोन्स का स्ट्रेचिंग होता है, थोड़ा बहुत, बहुत मिनिमम अमाउंट में बोन्स का स्ट्रेचिंग होता है। दांतों में दर्द होता है कभी? हाँ, आपने बहुत ठंडा पानी पी लिया तो क्या हुआ, वो दांतों में दर्द होगा भाई साहब?
झंझनाहट क्या होता है इसको, ठीक है। तो ये क्यों होती है भाई साहब, क्योंकि आपका बोन जो है कंडेंस हो गया ना भाई साहब, ठीक है। अब ये बोन जब कंडेंस होंगे तो आपके मसूड़ों में ये ज्यादा धसेंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके मसूड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इसीलिए पेन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत होगा, एकदम नहीं, थोड़ा बहुत आपका भाई साहब बोन्स में स्ट्रेचिंग होगी। रिजिड बॉडी जनरली, ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो एकदम परफेक्टली ठोस हो, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग हर एक बॉडी में होता ही है, ठीक है। Rigid body generally means a hard solid object having definite shape and size, but in reality सारे बॉडीज में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होती है, मतलब एकदम एब्सोल्युटली रिजिड बॉडी आपको नहीं मिलेगा। एवरी बॉडी इज प्लास्टिक टू सम एक्सटेंट और दी अदर, प्लास्टिक मतलब इलास्टिक टू सम एक्सटेंट और दी अदर, इलास्टिक मतलब क्या है, थोड़ा बहुत भाई साहब आपका स्ट्रेचिंग होगा ही, ठीक है। Even appreciably rigid steel sphere can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it, ठीक है। तो एक स्टील स्पीयर भी जो है वो भी डिफॉर्म हो सकता है when a sufficiently large external force is applied on it. This means that solid bodies are not perfectly rigid. पूरा पूरा रिजिड बॉडी नहीं होता है, ठीक है, पूरा पूरा रिजिड बॉडी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, no body is rigid, but for practical purposes we assume a diamond or a steel sphere to be a rigid body. practical purposes के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये ठोस चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डायमंड भाई साहब, आपका अगर एक 100 माले की बिल्डिंग से आप एक डायमंड को फेंक दोगे वो टूटेगा नहीं, ठीक है। सो डायमंड हो गया या एक स्टील स्पीयर हो गया भाई साहब, ठीक है। दीज आर रिजिड बॉडीज, ओके। नॉन रिजिड बॉडी इज अ बॉडी जिसका शेप या साइज चेंजेस इफ अ वेरी लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, अगर आपने बहुत बड़ा फोर्स इस पे अप्लाई किया तो इसका शेप और साइज चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड अ नॉन रिजिड बॉडी। जैसे आपका रबर बैंड है भाई साहब, ठीक है, रबर बैंड हो गया, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। स्टील और आयरन रॉड, आपको लगता है कि स्टील और आयरन रॉड स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में स्टील और आयरन रॉड हैवी रीजंस हैं आपके कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में यूज होने का, यही एक कारण है। आपने देखा है लेट्स से ये वाशी एंटर होते हुए ब्रिज को आपने देखा है? नहीं, हर समय लोनावाला ही जाएंगे, इधर तो मुंबई में जाना ही नहीं है, हम मुंबई के कल्चर से दूर है ना भाई साहब। ओके, वही लोनावाला जाओ, फार्म हाउस जाओ, थोड़ा डांसेस करो, फिर आ जाओ वापस, यही है ना। इतना एक रिच कल्चर है हमारा, हेरिटेज है। कभी मुंबई में जाइए, देखिए एक्चुअल मराठी कल्चर क्या है। मुझसे वामची मुंबई करेंगे तो नहीं होता भाई साहब, इस कल्चर को भी समझना जरूरी है। खैर, आप भाई साहब इस तरफ तो कभी जाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे ना वहां पे आपको 2-3 ब्रिजेस दिखेंगे। या ऐसा सिर्फ नवी मुंबई में ही नहीं है, बहुत सारे और भी जगह हैं जहां पे एक ब्रिज आपको दिखता है, साथ ही साथ कुछ सालों बाद आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट एक और ब्रिज बना रही है, फिर कुछ सालों बाद गवर्नमेंट एक और ब्रिज बना रही है। ऐसा क्यों? मजा आता है? नहीं, खुदाई में मजा आता है भाई साहब। देखो पूरा रास्ता खोद के रखा है भाई साहब हमने, है ना, गैस कनेक्शन लगा रहे हैं। ओके, क्यों क्यों ऐसा होता है? व्हाई व्हाई डू यू थिंक? एक ब्रिज का भाई साहब प्रोजेक्ट बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस? एक ब्रिज बन गया, कुछ सालों बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट दूसरा वाला ब्रिज उसके साथ पैरेलली बनाना चालू कर देगा, और ये हर जगह की कहानी है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? क्योंकि आपका ब्रिज बनता है भाई साहब मेनली आयरन से, ठीक है। और ये आयरन क्या होता है भाई साहब? ये एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी मतलब जब इस पे आप लोड डाल जब इस पे आप लोड डालते हो तो ये स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा भाई साहब, ठीक है। लोड डालते हो, ये स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, एक टाइम के बाद भाई साहब और स्ट्रेच नहीं होगा, तो ये लिमिट पे चला गया है अपने। इसके बाद आप लोड डालोगे तो ठीक है ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जब आप इसको लोड डाल दे तो ये स्ट्रेच होगा, इट विल कीप ऑन स्ट्रेचिंग व्हेन यू पुटिंग इट ऑन द लोड। लेकिन एक टाइम आएगा, जैसे रबर बैंड है, देखो आप भाई साहब उसको, अरे यार ओके, सो यहाँ पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट, क्या डिस्कस कर रहे थे भाई साहब? ओके, तो ये आपके सॉलिड लिक्विड, व्हाट इज अ सॉलिड? हमने यहाँ पे देखा कि आपका भाई साहब एक इलास्टिक सॉलिड, तो आपका रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी में, ठीक है। सो लेट्स से अ डायमंड और स्टील के नॉन रिजिड बॉडी, रबर बैंड हो गया भाई साहब, जैसे स्टील और आयरन रॉड, ये भी आपका एक नॉन रिजिड बॉडी है, ये भी आपका एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। हालांकि रबर बैंड की तरह आप इसको स्ट्रेच होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन द रीजन व्हाई इट इज एबल टू अकोमोडेट अ वेरी ह्यूज वेट, ठीक है, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग, इज बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी हाई इलास्टिसिटी। इसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जनरली आप देखोगे कि जहां पे एक ब्रिज बना है
उसके आजू बाजू और भी ब्रिज इसलिए बनते हैं क्योंकि ब्रिज का एक लाइफ होता है। ब्रिज का लाइफ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो रॉड्स, आयरन रॉड्स यूज हुए हैं या बीम्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसका भाई साहब स्ट्रेचिंग होते 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 एक टाइम आ जाता है कि बस और स्ट्रेच नहीं हो सकता, इसके बाद आप ज्यादा लोड डालोगे तो वो रिस्क है, वो टूट जाएगा, ठीक है। सो ऐसा बिल्डिंग का भी एक लाइफ होता है, इसलिए बिल्डिंग्स जो है आपके रेनोवेशन में जाते हैं, ठीक है। आपका जैसे एक बिल्डिंग में मतलब ये आपके सिडको या बीएमसी से लोग आते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं। ये एक बिल्डिंग का जब बहुत ज्यादा उम्र हो जाता है तो दे बेसिकली कि भाई आप लोग यहाँ पे खाली कीजिए वरना इट इज अ रिस्क टू ऑल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर्स हैं उसमें जो भी आयरन यूज हुए हैं उनका लाइफ अभी खत्म हो चुका है, ये अभी रिस्क पे है, ठीक है। सो इट इज अ रिस्क टू ऑल द इनमेट्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, तो आपका देखो, आप बोलेंगे भाई ये इसका तो इलास्टिसिटी हमें दिखता है, इसका इलास्टिसिटी कहां दिख रहा है, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, आपने स्ट्रेच किया तो एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये क्या हुआ, डीफॉर्म हुआ, जैसे आपने फोर्स हटाया ये अगेन इट रीगेन्स बैक इट्स शेप, बट द सेम थिंग डजंट हैपन हियर, ये विजिबल नहीं है, ठीक है, बट यहां पे ऐसा होता है, ठीक है, ओके। So elasticity, the property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape after the removal of deforming force is known as elasticity. तो आपका अगर कोई बॉडी है जो अपना शेप और साइज रीगेन कर लेता है आफ्टर यू रिमूव द फोर्सेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक रबर बैंड हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रबर बैंड। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब क्या हो जाएगी, the property of a body by virtue of which it does not regain its original shape and size after the removal of deforming force is known as plasticity. यहां पे प्लास्टिक पे मत जाइए, ठीक है। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी आर बेसिकली प्रॉपर्टीज। अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और जब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, देन दैट बॉडी इज टर्म्ड एज प्लास्टिक, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपन बोलेंगे प्लास्टिसिटी। अगर कोई बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हुआ, लेकिन जैसे आपने फोर्स को हटाया फिर से इट वाज एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, देन इट इज अ इलास्टिक बॉडी, एंड दिस प्रॉपर्टी of regaining its original shape or size is known as elasticity. इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आपका देखो जैसे ये क्ले है, ठीक है, दिस इज बेसिकली डब, आटा जो आप गूंथ रहे हैं भाई साहब, कितना इलास्टिसिटी बना, लपाट लपाट इतना बड़ा बड़ा भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका क्ले है, देखो इसमें भी आप शेप और साइज दे रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑल दीज आर बेसिकली, ठीक है, ये आपका एक बार आपने शेप और साइज दे दिया तो उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं इसमें नहीं, ठीक है। एक बार आपने जो शेप और साइज दे दिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आपने भाई साहब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुआ, ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, देन द बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो इस तरीके के बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ओके। एग्जांपल, a quartz fiber and phosphorus bone, इसको लिख लीजिए भाई साहब। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज फाइबर जो आपके भाई साहब घड़ियों में यूज होता है, एंड फॉस्फोर ब्रोन्स, ठीक है, क्वार्ट्ज फाइबर एंड फॉस्फोर ब्रोन्स, ओके। What is a perfectly plastic body? A perfectly plastic body, on the removal of deforming force, the body does not have any tendency to regain its original size and shape. This body is said to be perfectly elastic, ठीक है, इस perfectly plastic, ठीक है। इसको भाई साहब अपन बोलेंगे perfectly plastic body, और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी, ठीक है। The inability of a body to regain its original shape and size on the removal of deforming force is known as plasticity, ठीक है, ओके। एग्जांपल, पैराफिन वैक्स, भाई साहब पैराफिन वैक्स है, आपने भाई साहब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, वो पूरा पूरा परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। वेट क्ले, पुट्टी, पुट्टी जिससे आप भाई साहब आपका डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, तो जो आपके डिजाइनर्स होते हैं वो एक बार डिजाइन जो बना देते हैं वही बन गया भाई साहब आपका, अब उसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है।
सो दीज आर बेसिकली परमानेंट डिजाइन, ठीक है। प्रैक्टिकली देयर इज नो मटेरियल, तो ऐसा कोई मटेरियल है नहीं जो परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली प्लास्टिक हो, एंड द बिहेवियर ऑफ एक्चुअल बॉडीज लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। सो सारे बॉडीज जो है इन दोनों के बीच में है, लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ दीज बॉडीज। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, तो आपका भाई साहब एक डीफॉर्मिंग फोर्स होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ओके, डीफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। देखो जैसे अगर कोई बॉडी को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो अंदर ही अंदर बॉडी के एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, ठीक है। देखो डीफॉर्मिंग फोर्स जो है उसके अगेंस्ट में, डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, रेस्टोरिंग फोर्स। तुमको क्या लगता है कि अगर तुमने भाई साहब कोई रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है, ये लंबा होता जा रहा है, जैसे तुम उसको छोड़ दोगे, ठीक है, किसी स्प्रिंग को तुमने स्ट्रेच किया, छोड़ा, ठीक है, तो ये ऐसा पटक से ऐसे क्यों हो जाएगा? मतलब जब तुम उसको स्ट्रेच कर रहे हो, जब तुम उसको स्ट्रेच करो 7 बजे, 7 बजे, 4 से 7, ठीक है, तो जब तुम स्ट्रेच कर रहे हो किसी चीज को, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रेस्टोरिंग फोर्स विच इज हैपनिंग, ठीक है। ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भाई साहब? ये डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। सो द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स is acting against the deforming force. The internal restoring force will act against the deforming force. Are we clear on this one, people? ठीक है, internal deforming force है भाई साहब, ये internal restoring force will act against the deforming force, ठीक है। The force which brings the body to its original shape and size is called as the internal restoring force. ये जो original shape और size में आप आ रहे हैं वापस, इसी को अपन बोलेंगे internal restoring force, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी में भाई साहब क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा, और प्लास्टिक बॉडी में क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी मोर देन इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये बॉडी अपने, देखो प्लास्टिक बॉडी में क्या हो रहा है, अगर आपने भाई साहब फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद दैट प्लास्टिक बॉडी इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, मतलब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा हो गया, वो अपने वापस उस पोजीशन पे नहीं आ पा रहा है। इलास्टिक बॉडी क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, so deforming force or internal restoring force, the force which brings the body to its original shape and size is called the internal restoring force.
क्या हो गया भाई? हाँ, जा, अगर तबीयत खराब लगी घर जा। जा दादा, घर जा, तू घर जा, तबीयत खराब लगी घर जा, घर पे जाके दे दे इसको, चलेगा। जा जा जा, घर पे जाके दे दे इसको आराम से। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आपका कोई बॉडी है भाई साहब, ठीक है, किसी बॉडी पे भाई साहब आपका आपने फोर्स लगाया, ये भाई साहब डीफॉर्म हो गया, लेकिन डीफॉर्म होने के बाद ये ओरिजिनल हो, क्या हो रहा है अमित? इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो रहा है, डीफॉर्मिंग फोर्स आपका भाई साहब क्या हो रहा है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, एंड हेंस इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी भाई साहब, बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, प्लास्टिक बॉडी, बॉडी इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन है ये। ठीक है, दिस इज बेसिकली टेम्पररी डिफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये भाई साहब अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ ही नहीं सकता, इट विल नॉट बी एबल टू कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू आपका आईआरएफ। आईआरएफ मतलब क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर है। एज सून एज यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, the internal restoring force will ensure that the body regains its original shape and size। ठीक है, यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, deforming force is more than internal restoring force, so if you happen to remove the deforming force, the body will not be able to come back to its original shape and size। ठीक है, ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लार्ज। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इलास्टिक बॉडी है, इसीलिए वापस से इसको फिर से अपने शेप और साइज में लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और ये कब स्ट्रांग होगा, जब आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्गर होंगे। तो आपने सेपरेट तो कर दिया फोर्स लगाकर, लेकिन ये वापस खिंचकर फिर से अपने शेप और साइज को रेस्टोर कर देंगे। ठीक है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्मॉल एंड आर नॉट प्रेजेंट, ये भाई साहब प्रेजेंट ही नहीं होते। रबर कॉर्ड, मेटल लाइक स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा विथ इलास्टिक लिमिट, ये आप पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट होता क्या है। ठीक है, इसी इलास्टिक लिमिट के वजह से ही आपका भाई साहब रेगुलर रेनोवेशन का काम चालू रहता है। ठीक है, रेनोवेशन का काम इसलिए चालू रहता है क्योंकि बड़े जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए आपके, या भाई साहब ब्रिजेस हो गए, वहां पे बहुत भारी मात्रा में जो आयरन होता है उसका एक इलास्टिक लिमिट होता है, और वो बार बार लोड लेते 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 ऑलमोस्ट अपने इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है। इसके बाद और लोड देने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये सारे आपके मेटल्स हैं, कौन कौन से, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, विद इन इलास्टिक लिमिट दे ऑल एक्ट एज एन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी जैसे आपका क्ले, वैक्स, मड, डाव, पुट्टी एक्सेट्रा, ये सब आपके प्लास्टिक बॉडीज हैं। क्ले, वैक्स, मड, डाव, पुट्टी एक्सेट्रा, ऑल दीज आर बेसिकली plastic bodies। ठीक है, these are plastic bodies। okay, MCQ, when a body regain its original dimensions when deforming force is removed, it's called a elastic body ki plastic body। okay, ठीक है, तो rigid body, plastic body, elastic body, so this will be basically an elastic body। ठीक है, okay, the force due to which the dimension or size of a rigid body changes is known as, ऑप्शन चाहिए, डायमेंशन चेंजेस, मैक्सिमम फोर्स, डिस्टिंक्टिव फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इट विल बी बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, द फोर्स विच ब्रिंग्स back a body to its original shape is known as IRF, which is internal restoring force। ठीक है, so this will be internal restoring force। okay, समझ में आ रहा है भाई साहब, डिफॉर्मिंग फोर्स और IRF। डिफॉर्मिंग फोर्स इज व्हाट, द फोर्स विच ओरिजिनल शेप एंड, तो आपका भाई साहब जो फोर्स होता है, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स विच इज IRF। ठीक है, अगर इलास्टिक बॉडी है तो डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स,
और अगर प्लास्टिक बॉडी है तो डिफॉर्मिंग फोर्स आपका इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब बॉडी विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। इन अ परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या? द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स किससे कम होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स से कम होगा। डिफॉर्मिंग फोर्स हावी हो जाएगा, ठीक है, वो अपना काम करके चला जाएगा। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स विल नॉट बी एबल टू पुश द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब जीरो, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, नन ऑफ द अबव, तो दिस इज जीरो ऑलमोस्ट, ठीक है। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे IRF इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, elastic behavior of solids. Okay, elastic behavior of solids. In a solid, each atom or molecule is surrounded by neighboring atom or molecules. भाई साहब हर एक एटम अपना अलग अलग नेबरिंग एटम और मॉलिक्यूल से सराउंडेड है हर एक सॉलिड में, ठीक है। ओके, सो these are bound together by interatomic or intermolecular forces and stay in a stable equilibrium position. तो ये भाई साहब intermolecular forces of attraction है, ठीक है। These are bound together by interatomic और intermolecular forces. ये सब के सब भाई साहब interatomic या intermolecular forces से bound है and stay in a stable equilibrium position. ये stable equilibrium position पे रहते हैं भाई साहब, ठीक है। When a solid is deformed, अगर किसी solid को आपने deform किया, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium position. अपने equilibrium position से वो displace हो जाते हैं, causing a change in the interatomic और intermolecular distances. ठीक है, आपने किसी solid पे molecules सब एक साथ हैं भाई साहब, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो सॉलिड एक्सटेंड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। सो व्हेन अ सॉलिड इज डिफॉर्म, अगर सॉलिड को आपने डिफॉर्म किया है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने रेस्ट पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, कॉजिंग अ चेंज इन द इंटरएटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, ठीक है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, द इंटरएटॉमिक फोर्सेस टेंड टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। सबका हो गया? तुम्हारा भी हो गया? क्या हुआ? सप्लीमेंट लोगों का यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है और भाई साहब बाकी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है तिवारी जी। हाँ, 1 घंटे पहले आपका पेपर खत्म हो गया है। अच्छा, सप्लीमेंट मांग रही। ओके, does the body regains its original shape and size? तो भाई साहब यहाँ पे when the deforming force is removed, आपका deforming force को जब हमने remove कर दिया, the interatomic forces tend to drive them back to their original position. Thus the body regains its original shape and size. बॉडी भाई साहब regain कर लेगा। तो आपका देखो एक molecular structure अगर हम देखें, पूरे बॉडी को अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये स्प्रिंग लाइक मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मूविंग लाइक अ स्प्रिंग किसी भी मॉलिक्यूल में, तो ये सारे आपके स्प्रिंग से जैसे अटैच्ड हैं, ठीक है। आपने कोई फोर्स अप्लाई किया तो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, ठीक है, सो does the body regains its original shape and size. It's like the molecules in the body are attached by springs, ठीक है। When you apply a force, the distance between them is increased. However, when you withdraw the force, the distance between them gets decreased significantly, ठीक है। So removal of deforming force gives you back the shape of the body, ठीक है। Thus the body regains its original shape and size. जैसे स्प्रिंग बॉल मॉडल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग बॉल मॉडल। ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि सबके बॉडी के अंदर वैसा वैसा स्प्रिंग लगा हुआ है, लेकिन ये स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एक स्प्रिंग कैसे बिहेव करता है। एक स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, हमने बता दिया, ठीक है, अगर हमने उसको कंप्रेस किया, जैसे हमने फोर्स हटाया, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा वो। तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह भाई साहब हर एक मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है, ठीक है। द रेस्टोरिंग मैकेनिज्म इज विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मॉडल ऑफ अ स्प्रिंग बॉल सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंग बॉल सिस्टम में जैसे भाई साहब आपका हियर द बॉल्स रिप्रेजेंट द एटम्स एंड द स्प्रिंग्स रिप्रेजेंट इंटरएटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। द मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम gives the dash behavior of solids, ठीक है। इलास्टिक, प्लास्टिक, सृष्टि कुमारी, both A and B, none of these. इलास्टिक क्योंकि भाई साहब वो क्या दे रहा है, मतलब स्प्रिंग बॉल सिस्टम जो है वो मॉडल क्या बता रहा है आपका
कि एक जो सॉलिड है दैट इज बिहेविंग लाइक एन इलास्टिक, ठीक है, बिकॉज इट विल बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, so it will be elastic. Okay, which of the following materials has the highest elasticity? Rubber, aluminum, steel or copper? Rubber highest elasticity किसका होगा? anyone, you will be surprised with the answer. Yes, steel. ठीक है, देखो ऐसा सोचो, आपको लग रहा है रबड़ को तो बस ऐसे खींच रहे भाई साहब, ठीक है, एक रबड़ का रोड बना सकते हो, एक रबड़ का ब्रिज बना सकते हो भाई, उसमें से तुम्हारा ट्रक को जाने दो, जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा, वो गिर जाएगा नीचे, इट विल ब्रेक एंड इट विल फॉल डाउन। इसका मतलब क्या है कि रबड़ आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेच हो जाए, लेकिन एक्चुअली में स्टील आपका ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ये चीज आप समझोगे कि यार स्टील को तो इतना हमने स्ट्रेच होते नहीं देखा है, ठीक है, एक स्टील का बीम है भाई साहब, क्या ये इतना ही स्ट्रेच हो जाता है कि ये रबड़ से भी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है? यस, इट हैपेंस, ठीक है। और ये कैसे होता है, दिस इज समथिंग मैथमेटिकली हम देखेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि स्टील आपका सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसलिए यूज होता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है, इट हैज गॉट अ वेरी हाई इलास्टिसिटी। आपको क्या लगता है ये जो बीम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपके ऊपर 4 माले हैं, ये बीम्स आपके 4 माले को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आपकी इलास्टिसिटी सोचिए, ठीक है, यहां पे एक रबड़ सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई साहब, ठीक है। आपको लग रहा है कि रबड़ ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन रबड़ का स्ट्रेच होना और स्टील के स्ट्रेच होने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। स्टील कितना ही वेट लेकर उसको स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। तो दिस इज बेसिकली स्टील, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी? सो आउट ऑफ रबर, एल्यूमिनियम, स्टील एंड कॉपर इट विल बी स्टील, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। वी विल सी मैथमेटिकली कैसे ऐसे पॉसिबल है, ओके। By virtue of the property of elasticity, a force of attraction exists between bodies. A body is in equilibrium, ठीक है, it occupies a minimum surface area and it opposes the deforming force. By virtue of elasticity, एक बॉडी जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है? इक्वल, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा बोलो? इलास्टिसिटी में by virtue of property of elasticity, body is in equilibrium, it opposes the deforming force. आपने अभी देखा ना कि इलास्टिक बॉडी में क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स आपका इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब ये कंटिन्यूअसली इसको अपोज करेगा ना, यही तो इलास्टिसिटी है। तो जैसे ही आपने इसको हटा दिया, ये फटाक से बॉडी को क्या कर देगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आए, ठीक है। जब तक जद्दोजहद है, जब तक भाई साहब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स भी साथ ही साथ चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी को बैक इन पोजीशन लेकर आएगा, ठीक है। सो द डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इट अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भाई साहब डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगा। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, कंटिन्यूस, ओके। स्ट्रेस मतलब तनाव है जीवन में? नहीं, ओके। तो हियर वी विल टॉक अबाउट फिजिक्स में स्ट्रेस, ठीक है। आपके लाइफ के बारे में स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस हम बात करेंगे जो फिजिक्स में होता है, ठीक है। और बहुत आराम से भाई साहब इसको समझ लो, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। आप बोलेंगे तो प्रेशर होता है भाई साहब, प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेशर में हूं, स्ट्रेस में हूं, एक ही बात हो गया ना भाई साहब, फोर्स अपॉन एरिया। किसी बॉडी पे जब आप फोर्स दे रहे हो तो कितने एरिया पे दे रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। So what is stress भाई साहब? ठीक है, when a deforming force is applied on a body, there will be a relative displacement of the particles, and due to the property of elasticity, an internal restoring force is developed, which tends to regain the body to its original state. Simple भाई साहब, deforming force और आपका internal restoring force, they are both working hand in hand, ठीक है। जैसे ही आपने भाई साहब बॉडी पे फोर्स दिया, तो आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो फटाफट से भाई साहब बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, विच विल मेक एन अटेम्प्ट टू रीगेन द पोजिशन, शेप एंड साइज, ठीक है। सो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, so this will try to bring it to its original state. The restoring force per unit area of the cross section of the deformed body is called stress. इसको लिख लीजिए,
डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है ये, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स और अगर इलास्टिक बॉडी है तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स बराबर होगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। चलिए भाई साहब जल्दी फटाफट लिखनी है। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो स्ट्रेस भाई साहब क्या हो जाएगा, ओह ठीक है, आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंम फोर्स के अगेंस्ट में आपका क्या तैयार होगा भाई साहब, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये आपका आईआरएफ तैयार हो गया, तो डीएफ इज इक्वल टू आईआरएफ फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो आईआरएफ बाई एरिया। ठीक है, ये अपन सिंपली भाई साहब इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जब प्रेशर बोलते हैं तो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का दूसरा यूनिट क्या होता है भाई साहब, पास्कल। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल। यहां पे आप स्ट्रेस बोल रहे हैं क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ऑब्वियसली इसका भी भाई साहब क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसको आप पास्कल नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज प्रेशर एंड स्ट्रेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर मतलब आपके एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी इलास्टिक हो, जैसे अगर आपने किसी लिक्विड पे प्रेशर डाला, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन लिक्विड तो भाई साहब इलास्टिक है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके साथ इस यूनिट को नहीं जोड़ेंगे। एक चीज याद रखना कि पास्कल जो होता है वो होता जरूर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इट इज एप्लीकेबल एज अ यूनिट ओनली फॉर प्रेशर एंड नॉट फॉर स्ट्रेस। ठीक है, ओके, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, साची सीजीएस यूनिट, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होगा, हाँ अच्छा अच्छा, डाइन डाइन भूतनी। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का क्या हो जाएगा भाई साहब डाइन। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन क्या होता है भाई साहब, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन ये कितना हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस यूनिट हो जाएगा भाई साहब आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अरे ओके, यहाँ पे स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। ठीक है, मास मतलब हो गया भाई साहब m l t-2 अपॉन एरिया, दैट इज l का स्क्वायर, दैट इज m l-1 t-2 हो गया भाई साहब आपका डायमेंशन। ठीक है, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो स्ट्रेस भाई साहब हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया ml, तो दिस विल बी m1 m⁻⁴ l⁻⁻⁴ t⁻², ठीक है, t⁻² भाई साहब आपका -2। द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। सिर्फ एक ही चीज आपको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना है, जो पास्कल का यूनिट है, दैट इज समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज। ठीक है, ओके ओके ओके। Now there are two ways in which solid changes its dimensions when an external force is applied on it. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब, और भाई साहब एक होता है आपका टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं एक सॉलिड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो सॉलिड का लेंथ बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, या भाई साहब जो भी है आपका भाई साहब लेंथ कम हो गया या बढ़ गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस।
अब ये शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे समझो ये एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है, इसके ऊपर वाले हिस्से पे अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं तो ये समझ लो ये स्लाइड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ये था ऐसा लेकिन अभी ऐसा हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे भाई साहब टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज नोन एज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस भाई साहब क्या हो जाएगा? इट इज द स्ट्रेस, इफ द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब भाई साहब ये आपका कोई बॉडी है, इस पे नॉर्मल गिर रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और इफ द स्ट्रेस इज ऑलवेज नॉर्मल इन द केस ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, जब भी आपका भाई साहब चेंज इन लेंथ हो रहा है या वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी हो रहा है तो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? द स्ट्रेस विल बी नॉर्मल। फॉर एनी चेंज इन द लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी द स्ट्रेस इज नॉर्मल, ठीक है। स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्लियर है? जल्दी 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 फटाफट नोट कीजिए भाई साहब, क्विक क्विक क्विक। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आपका नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, इफ द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। द स्ट्रेस इज ऑलवेज नॉर्मल इन द केस ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। अगर भाई साहब किसी बॉडी में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका चेंज इन लेंथ हो रहा है या चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्या नहीं लिख पाएंगे? ओके, नॉर्मल स्ट्रेस एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा हो गया आपका वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भाई साहब क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज व्हाट? व्हेन अ नॉर्मल स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो भाई साहब अगर कोई नॉर्मल स्ट्रेस पहली बात क्या हो जाएगा? जो बॉडी पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो, अगर कोई फोर्स बॉडी पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। और इस बॉडी पे जो लेंथ को चेंज कर रहा हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। व्हेन द नॉर्मल स्ट्रेस actually produces a change in the length of the body then we will call it as longitudinal stress, ठीक है। ठीक है, when a normal stress changes the length of a body it is called longitudinal stress, ठीक है। are we clear on this one people? ठीक है, ओके ओके ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भाई साहब क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो फोर्स एक्ट कर रहा है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, देयर आर टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो व्हेन अ नॉर्मल स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दे आर टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? अभी भाई साहब आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है? इफ अ रॉड इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल फोर्सेस applied normal to its cross sectional area then the restoring force developed per unit area is known as tensile stress। आपका एक रॉड है देखो, ठीक है, इसको आप इधर से भी खींच रहे हो और इधर से भी, टू इक्वल फोर्सेस, लेट्स से आपने फोर्स F अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई किया है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इफ अ रॉड इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल फोर्सेस अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ना भाई साहब, ये देखो दिस इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे परपेंडिकुलर आप दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इफ अ रॉड इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल फोर्सेस अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया देन रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। इसको भाई साहब अपन बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अभी कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई साहब? इफ अ रॉड इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है भाई। अगर कंप्रेस मतलब आप उल्टा कर रहे हैं, अब यहां पे फोर्स को इसको मतलब दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू आर बेसिकली अप्लाइंग फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। ले देकर फॉर्मूला एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, तो भाई साहब अगर आपका यहां पे इस तरह से कंप्रेशन हो रहा है, देखो अभी जो कंप्रेशन है दिस इज इट लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक? वॉल्यूमेट्रिक भाई साहब, पूरा वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी आपको दूसरे डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस।
आपका कोई भी ये वो जो आपके येलो कलर के बॉल्स आते हैं, स्ट्रेस बॉल्स आते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको भाई साहब प्रेस कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली रिड्यूसिंग इन साइज फॉर द टाइम बिंग, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, बिकॉज हियर it is not the length which is getting altered, the entire volume of the body is getting altered, ठीक है, so this is called as volume stress. Are we clear? Okay, 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 okay. So types of stress, ठीक है, डॉक्टर एक्स भाई साहब ये हो गया, ठीक है, so longitudinal stress और tensile stress. longitudinal stress और tensile stress मतलब सिर्फ लेंथ में चेंज, ठीक है, ओनली लेंथ में चेंज, ठीक है, longitudinal stress और tensile stress. Volume stress, when a normal stress changes the volume of the body, then it is called volume stress. तो दो तरीके के आपके स्ट्रेस हो गए, एक हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस, जब लेंथ में बढ़ोतरी या घटौती हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. और अगर आपका वॉल्यूम में बढ़ोतरी या घटौती हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है. व्हेन अ नॉर्मल स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है. when forces of equal magnitude act on a body normally from all directions, the volume of the body changes. तो भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल चेंज, ठीक है, तो ऑल डायरेक्शंस में इक्वल, ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेस आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा भाई साहब आपका वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, फोर्स अपॉन एरिया. तो अभी आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम था पहले V और आपने इसको प्रेस किया तो वॉल्यूम भाई साहब डेल्टा V से चेंज हो गया, तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V, तो ये हो गया आपका भाई साहब फाइनल वॉल्यूम, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे भाई साहब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि अगर समझ लो पूरा बॉडी में सिर्फ ये वाला हिस्सा ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, पूरे बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये एक एंगुलर चेंज आ गया. मतलब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे कोई लेंथ में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही घटौती हो रही है, ना ही वॉल्यूम में कुछ बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है. यहां पे सिर्फ जो बॉडी का शेप है वो ऐसे हो गया, टिल्टेड हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल हो गया. यहां पे भाई साहब पहले 90 डिग्री हुआ करता था, अभी ये एंगल थीटा हो गया. इज देयर अ डिफॉर्मेशन? यस, बट इज देयर अ चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी? द आंसर इज नो, ठीक है. देयर इज चेंज इन द एंगल, ठीक है, बेस एंगल, और इस बॉडी में भाई साहब एक एंगुलर चेंज है, लेकिन आपका जो लेंथ है यहां पे भी लेंथ वही रहेगा भाई साहब. लेट्स से ये लेंथ है, ये भाई साहब आपका ब्रेथ है, तो यहां पे भी वही रहेगा, देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज, ये भी वही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ ही रहेगा, लेकिन टेढ़ा हो गया ये, ठीक है. क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब शियरिंग स्ट्रेस. So what is known as shearing stress? When the deformation consists of a change in shape, the stress is called shearing stress. यहां पे डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आया है, ध्यान दीजिए, सिर्फ शेप में चेंज आया है, ठीक है, लेंथ में चेंज नहीं आया है, एरिया में चेंज नहीं आया है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है, सिर्फ शेप में अगर चेंज आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस. लिख लीजिए भाई साहब इसको फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से. When a deformation consists of a change in shape, the stress is called a shearing stress. ठीक है, अगर भाई साहब शेप में चेंज आ रहा है तो इस स्ट्रेस को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, shearing stress. ठीक है, तो यहां पे आपने भाई साहब फोर्स अप्लाई किया, व्हाट विल हैपन, ये देखिए टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी है तो ये टेढ़ा हो गया. shearing stress, अभी shearing stress क्या हो जाएगा, अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अगेन एफ अपॉन ए. आंसर आपका स्ट्रेस का सेम ही होगा, एफ अपॉन ए, ठीक है. क्लियर है, तो आपने किस किस टाइप का स्ट्रेस पढ़ा, टेन, हाँ क्या क्या, नॉर्मल एंड शेयरिंग. चलिए भाई साहब, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हाइट, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. अरे स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके. स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आप सीजीएस यूनिट देखेंगे तो न्यूटन की जगह पे हो जाएगा डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर.
अगर आप भाई साहब यहाँ पे डायमेंशन देखना चाहते हैं, दिस इज व्हाट द डायमेंशन विड बी, ठीक है। ओके ओके ओके, द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, फोर्स, स्ट्रेन और एरिया। अनुष्का जल्दी जल्दी जल्दी, प्रेशर, गुड, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। एक डिफरेंस होगा कि प्रेशर कहीं कहीं पे हम पास्कल लिखते हैं, पास्कल को अपन इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी एप्लीकेबल। ओके, स्ट्रेन, अभी हम आएंगे भाई साहब स्ट्रेन पे, ठीक है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? अभी तक हमने क्या मेजर किया? फोर्स और एरिया। सारा जो कार्यक्रम चल रहा था वो फोर्स पर एरिया था। अभी हम देखेंगे कि अगर आपने देखा कि एक फोर्स आपने अप्लाई किया तो चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हुआ, ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो जो भी चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेन। तो फटाफट से मुझे बताइए कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कोई यूनिट नहीं होगा भाई साहब। यहां पे देखो, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा ना, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया। डायमेंशन पूछू तो नो डायमेंशन, जिसका यूनिट नहीं होता है उसका डायमेंशन भी नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, जनरल, ठीक है। तो यहां पे आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज स्ट्रेन, ठीक है। ओके, वी विल सी यहां पे स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड इन द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस और कपल्स इन इक्विलिब्रियम टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। तो व्हाट इज स्ट्रेन बच्चा पार्टी? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अभी ये लेंथ, वॉल्यूम, एरिया जो भी है वो मैटर करेगा, लेकिन यहां पे चेंज इन, यस, क्या हो गया? उठो उधर से उधर, पीछे बैठ जा। हो गया क्या? टेस्ट लेकर हो गया क्या? कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया क्या तुम लोग का? तो जाओ। इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो स्ट्रेस में भाई साहब कोई यूनिट्स नहीं होता है और कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या क्या होंगे? व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? हो गया है, जल्दी जाओ ना फटाफट।
अरे चाची पेपर दोगी? ओए, अदालत में गए तुम? ये जाइए, नहीं रुक जाइए, वही तक है। Okay, strain is classified into three types depending upon the change produced in a body. Types of strain: longitudinal strain, volume strain and shearing strain. ठीक है? Longitudinal strain मतलब जो change in length upon original length, volume strain upon मतलब change in volume upon original volume, और shearing strain मतलब भाई साहब आपका हो जाएगा कौन सा? बोलो बोलो बोलो, shearing strain मतलब जो आपका, हाँ, चेंज इन एंगल, ठीक है, चेंज इन एंगल बेसिकली दैट विल बी द शेयरिंग स्ट्रेन. ओके. Longitudinal strain, it is defined as the ratio of change in length of a body to its original length. ठीक है. So consider a wire of length L and it's suspended from a rigid support. इस rigid support से आपने सस्पेंड किया इसको, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स है भी नॉर्मली अप्लाइड, तो यहाँ पे आपका हो गया डेल्टा एल बाई एल. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एल बाई एल, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इफ द लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन. इफ द लेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिव. अगर आपका लेंथ डिक्रीज हो गया स्ट्रेस अप्लाई करने से, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन. Volume strain, it is the ratio of the change in volume of a body to its original volume. Let V be the volume of a given body under the action of a normal stress. ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा V. ठीक है, V की वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा V. तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा? डेल्टा V बाई V. तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. शेयरिंग स्ट्रेन, अभी ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो आपका भाई साहब ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका लेट से डिस्प्लेस, तो ये हो गया x और ये हो गया h. तो ये लेट से थीटा से डिस्प्लेस हुआ है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई h. अभी आपको मालूम है कि भाई साहब फॉर स्मॉलर वैल्यूज थीटा की वैल्यू tan थीटा की बराबर होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाई h. ठीक है, फॉर स्मॉलर वैल्यू थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई h. ठीक है. कंसिडर अ क्यूब ऑफ मटेरियल फिक्स्ड एट इट्स लोअर फेस and acted upon by a tangential force F at its upper face as shown in the figure. ठीक है, the upper face is displaced relatively to the lower face by x as shown. ठीक है, तो यहाँ पे आपका the perpendicular distance between the upper and the lower fixed layers is h. तो shearing strain क्या हो जाएगा? lateral displacement of any layer. lateral displacement मतलब ये वाला displacement,
ठीक है, अपॉन भाई साहब एच, ठीक है, अपॉन भाई, ये कौन है? अच्छा मात्र, ठीक है, तो ये हो गया आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीपी अपॉन पी एक्स, तो एक्स अपॉन एच। अभी टैन थीटा फॉर स्मॉलर वैल्यूज हमको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है, तो टैन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है, थीटा की वैल्यू एक्स बाई एच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द यूज यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया? स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन में कोई यूनिट होता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, ओके। द चेंज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू बल्क स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मेटालिक स्ट्रेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? शियरिंग स्ट्रेन, तो ये आपका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। Two wires made of the same material of length 1:2 and equal area of cross section are stretched with equal force. The strain produced in them are in the ratio, क्या हो जाएगा भाई साहब? Having length 1:2, having length 1:2 और area of cross section are stretched with equal force. The strain produced in them will be how much भाई साहब? 1:1 होगा भाई साहब। देखो, एक वायर है जिसका लेंथ समझ लो x है, दूसरा वायर है जिसका लेंथ समझ लो 2x है, समझ में आ रहा है? ऐसा है, 1:2 है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों का भाई साहब इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इक्वल फोर्स से आप इन दोनों को खींच रहे हैं, यार इक्वल फोर्स से आप खींच रहे हैं, इक्वल फोर्स से आप इनको खींच रहे हैं भाई साहब। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन देम आर इन द रेशियो, ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये किस रेशियो में होगा? व्हाट विल बी द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द रेशियो? बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं पता बोल, ठीक है। टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 1:2, दोनों भी वायर आपके सेम, तो देखिए सब ये देते बोलो ना, ना ना सब ये बोलो, साहू इसको बंद कर दे रहा। टू वायर्स विच आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, जैसा ना बीबीसी नहीं बनना है इस बारे में, ठीक है, तुम हाँ। टू वायर्स मेड अप सेम मटेरियल, लेंथ 1:2, देखो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब कोई भी कुछ भी समझ बैठता है, वो बंदे को मैं जानता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो उसका ऐसे ही रखा हुआ है, वो ऐसे लिखे जा रहा है, वो तो बार बार उसके फीड में लग रहा है, तो उसको बुरा लग रहा है, लेकिन थिंग्स ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, लेकिन इसको मतलब इस पॉइंट, देखो अगर मैं होता उसके जगह पे तो एक फट मार दिया होता तो खत्म हो गया बात, सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि उनके ऊपर कुछ गलत हो रहा है, ऐसा शायद ना हो और ऐसा शायद हो भी, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना असर्टिव हैं चीजों के बारे में। Two wires made of same material having lengths 1:2 and equal area of cross section are stretched with equal force. The strain produced in them. Strain produced कितना हो जाएगा भाई साहब? In the ratio of 1:1. 1:1 मतलब, अरे भाई साहब देखो, इसमें जितना चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा इसमें भी उतना ही चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ ये होता है ना स्ट्रेन, तो दोनों का भाई साहब सेम ही होगा, ठीक है, बोथ विल बी सेम बिकॉज दे आर ऑफ द सेम मटेरियल। The resulting strain when a spring is stretched will be longitudinal strain, shear strain, bulk strain, all of the above. स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या shear, नहीं भाई साहब ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होना चाहिए, shear strain कैसे होगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।